हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करेंगे, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कल हम लोगों ने बात की थी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर है। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज नॉट क्लियर, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन यू गाइज दैट टॉपिक वंस अगेन। अगर आपको कोई वीडियो आपने पहले का नहीं देखा हुआ है इस सीरीज में तो प्लीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मेरे सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, वहां से जाके पहले सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। ठीक है, अभी तक हमने जब भी कूलम्स लॉ के बारे में बात की थी तो हमेशा 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की थी। यस, हम लोगों ने बात की थी कि एक पॉइंट चार्ज ये है और दूसरा पॉइंट चार्ज ये है। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि अगर ये सपोज आर डिस्टेंस अपार्ट है, सपोज these two charges are r distances apart, इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये वाली इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेट्स से दिस चार्ज इज कॉल्ड 1, दिस चार्ज इज कॉल्ड 2, तो ये लगाएगा फोर्स F12, ये वाली फोर्स लगाएगा F21। यस और नो? लेकिन अभी तक जब भी हमने बात की थी तो वी ऑलवेज डिस्कस्ड अबाउट 2 फोर्सेस ओनली एंड 2 and only 2 फोर्सेस। यस और नो? यस। अच्छा, अब हम जब बात करेंगे, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर देन टू चार्जेस। मतलब अगर सपोज यहां पे ये 2 चार्जेस के अलावा एक और तीसरा चार्ज भी रख दूं इसकी विसिनिटी में, सपोज एक नेगेटिव चार्ज रख दिया मैंने, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है, ठीक है, सपोज ये चार्ज 3 है, तो अब इसकी विसिनिटी के अंदर इनके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, विच ऑल फोर्सेस विल बी एप्लीकेबल ऑन दीज चार्जेस। क्या इसकी वजह से इनके फोर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा, क्या इसकी वजह से कोई फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम फोर्स लगेगी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, दैट इज किसी भी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस की वजह से there will be no impact on the forces acting on the earlier charges। मतलब इन दोनों के ऊपर ये दोनों कितनी फोर्सेस लगाते हैं, ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है और ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस कि यहां पर और कितने चार्जेस प्रेजेंट है। बात समझ में आई आपको? यहां पर ये थर्ड चार्ज प्रेजेंट है, हो सकता है यहां पे एक फोर्थ चार्ज भी प्रेजेंट हो, पर इन सारे चार्जेस की प्रेजेंस से इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, अगर इनका चार्ज सेम है और इनके बीच का डिस्टेंस सेम है और इनके बीच का मीडियम सेम है। और कोई चीज हमने चेंज नहीं की, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहां पे और चार्जेस लेकर आ गए हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे कितने चार्जेस प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में उतनी ही फोर्स लगाएंगे जितनी फोर्स पहले लगा रहे थे इनके एब्सेंस में। Am I clear? बात समझ में आई आपको? अब देखिए, हाँ, ये जरूर फर्क पड़ेगा कि अब इसके ऊपर ये भी चार्ज लगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी अब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी अब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन ये चार्ज उतनी ही फोर्स लगाएगा इसके ऊपर जितनी इन दोनों के एब्सेंस में लगाता। ये चार्ज उतनी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर जितने की इन दोनों के एब्सेंस में लगाता। सपोज इनके बीच का डिस्टेंस मैं यहां पे लिख देता हूं, सपोज दिस इज R13, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज दिस इज R23, सपोज इसके बीच का डिस्टेंस इट इज R14, सपोज इसके बीच का डिस्टेंस इट इज R24, सपोज इसके बीच का डिस्टेंस इट इज R13। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? हमने बहुत आसान रखा है ना 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस को, 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस को हमने 1-3 रख दिया है, 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को हमने 2-3 रख दिया है, सिंपल। ठीक है, अब अगर मैं F12 की बात करूं तो F12 पहले भी कितना होता, F के ऊपर
सबसे पहले तो बात करते हैं इस वाले चार्ज के ऊपर ये सब किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अलोंग द एक्सिस अवे की तरफ फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर टुवर्ड्स की तरफ फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स को नाम क्या दे दूंगा, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाके एक बार वॉच करिए उस वीडियो को। यहां पे ये कितना हो जाएगा, एफ दिस विल बी 1, दिस विल बी 3, यस वेरी गुड। और इधर की तरफ जो जाएगा दैट, अब ये देखिए ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको रिपेल करेगा। एंड इस फोर्स का नाम क्या रख दूंगा मैं, इस फोर्स का नाम रख दूंगा F14। एम आई क्लियर, आपको बात समझ आ रही है, यस और नो। लेकिन अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करता हूं, जरा यहां से लिखता हूं, F12 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑल दीज आर प्लेस्ड इन एयर। F12 तो यहां पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा, R12 का स्क्वायर। समझ आई बात। F13 कितना हो जाएगा, F13 will be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। R13 ये वाला डिस्टेंस है। और F14 कितना हो जाएगा, ये F14 कितना हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है आपको। मतलब अगर ये वाला चार्ज का फोर्स मैं इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे ये दोनों चार्जेस भी प्रेजेंट हैं, जितनी पहले थी उतनी अभी भी होगी। अगर इस वाले चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर रहा हूं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे ये दोनों चार्जेस भी हैं, और इस वाले चार्ज की वजह से कैलकुलेट करता हूं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों चार्जेस भी यहां पर प्रेजेंट है। एम आई क्लियर, समझ आ रही है आपको बात। और अगर आप चाहो तो आपके पास डायरेक्शंस के, मतलब इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपके पास डायरेक्शंस के सारे वेक्टर्स हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही स्टेट करता है कि इस पर जो नेट फोर्स होगी, ये नेट फोर्स क्या होगी, इन सब की सम, मतलब फर्स्ट वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ 1 2, vector sum of 1 3, vector sum of 1 4 and so on so forth। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि एक सिस्टम ऑफ चार्जेस जब होते हैं, नॉट ओनली 2 चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस जब प्रेजेंट होते हैं, तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो कितनी होगी, किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो कितनी होगी, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इस बात से डिपेंड नहीं करती कि वहां पर और कौन कौन से चार्जेस प्रेजेंट हैं। इस चार्ज के ऊपर इसकी वजह से उतनी ही फोर्स लगेगी अगर यहां पे और कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, इस चार्ज पे इसकी वजह से उतनी ही फोर्स लगेगी अगर यहां पे और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, और इस चार्ज पे इसकी वजह से उतनी ही फोर्स लगेगी अगर यहां पे और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। एम आई वेरी क्लियर, समझ आ रही है आपको बात बहुत अच्छी तरह से। ओके, अब जब हम इनका सम करेंगे, इस पे टोटल फोर्स निकालेंगे, तो दैट टोटल फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस जो उस पे लग रहे हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इसका प्लस इसका सम करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि 2 + 3 + 5 कर दें, ऐसे नहीं करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम का आई होप आपको फॉर्मूला पता है। अगर 2 फोर्सेस हैं या 2 कोई भी वेक्टर्स हैं, सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, √(a² + b² + 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मेरी 11th वाली सीरीज में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही जल्दी उसमें अपलोड हो जाएगा। 11th में जब मैं वेक्टर्स की सीरीज डालूंगा तो उसके अंदर ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा वेक्टर एडिशन का, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो।
दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है, आप लिख सकते हो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल चार्जेस, अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, the force on one charge due to all other charges is the vector sum of all the forces acting individually between the charges, and it does not matter when two forces are taken into consideration, the other charges does not matter। समझ में आई? एक बार वापस से हिंदी में बोल देता हूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जब एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, मतलब बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं एक जगह पर, तो वहां पर किसी एक चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा। समझ आ रही है बात? किसी एक चार्ज पे लगने वाला या इस चार्ज पे लगने वाला या इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स बाकी सारे चार्जेस की वजह से कितना होगा, दैट विल बी द वेक्टर सम। वेक्टरली अगर हम इसको ऐड करेंगे, द इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन दीज टू चार्जेस, इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन दीज टू चार्जेस, इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन दीज टू चार्जेस, द इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस का वेक्टर सम। ओके, when these forces are considered, जब ये दोनों चार्जेस कंसिडर होंगे तब ये वाला चार्ज या ये वाला चार्ज इनटू कंसिडरेशन नहीं लेंगे। मतलब जब इसका इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे तब इन दोनों का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जब इसका इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे तब इन दोनों का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जब इसका इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे तब इन दोनों का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। Am I very clear? अंडरस्टूड? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर हो गया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई रेगुलरली रिव्यू द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो वहां पे मेंशन करिए, मैं उसके लिए आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, please press the like button and subscribe to my channel to get regular updates regarding the topic electrostats and further that we'll be doing throughout the session. तब तक के लिए take care, stay tuned.